पिताजी, आप एक बेकार बूढ़े आदमी हैं जो हमारी जिंदगी में सिर्फ बोझ हैं। मेरा नाम रमेश है, मेरी उम्र 72 साल है और ये शब्द मेरी बेटी प्रिया ने दोपहर के खाने की मेज पर मेरे पोते पोती के सामने कहे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। मैं धीरे धीरे चिकन का टुकड़ा चबा रहा था जो उसने खुद मेरे प्लेट में परोसा था। खाना मेरे मुंह में सूखा लगने लगा। मैंने फिर अपने पोते आर्यन, जो 12 साल का था, और पोती खुशी, जो 8 साल की थी, को देखा, जो खाना छोड़कर दादाजी को डरी हुई नजरों से देख रहे थे। आप समझते क्यों नहीं कि अब चीजें बदल गई हैं पिताजी, कि आप यहां घर में कुछ भी तय नहीं कर सकते। आप इसके लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सुझाव दिया था कि शायद बच्चों को दोपहर के खाने के दौरान मोबाइल पर इतना समय नहीं देना चाहिए। बस इतना ही। एक दादाजी का सुझाव, जैसा कोई भी दादाजी देते, लेकिन प्रिया के लिए यह ऐसा था जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। दादाजी, खुशी अचानक चिल्लाई, बात बदलने की कोशिश करते हुए। क्या आप बाद में मेरे होमवर्क में मदद कर सकते हैं? आपकी दादी अब यहां नहीं है, मेरी बच्ची। प्रिया ने ऐसी बेरुखी से कहा कि मेरा खून जम गया। और आपके दादाजी? ठीक है, बेहतर होगा कि आप मुझसे ही पूछें। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से मुस्कुराया। यह खुशी की मुस्कान नहीं थी, नहीं, ये उस व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने अभी अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझा था। मैंने धीरे धीरे चबाना खत्म किया, निगला, नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और मेज से उठ गया। अनुमति है, मैंने धीरे से कहा, जैसा मैंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी कहा था। प्रिया ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वह अपने ही मोबाइल से खेलती रही जैसे मैं अदृश्य था। पोते पोती चुपचाप बैठे रहे, यह नहीं जानते हुए कि क्या करें। आर्यन, बड़ा वाला, ने मुझे ऐसी नज़र से देखा कि खैर, उसे अभी के लिए छोड़ दो। मैं अपने कमरे में चला गया। अब वह बड़ा कमरा नहीं है जहां मैं अपनी मीना के साथ सोता था। अब यह घर के पीछे एक छोटा सा कमरा है। प्रिया ने कहा कि मेरी पत्नी के 3 साल पहले मरने के बाद उसे जगह की जरूरत थी। उसे राहुल, अपने पति के लिए उसकी जरूरत थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया और अपने हाथों को देखा। बड़े हाथ, कठोर, सालों के काम के निशानों से भरे हुए। ऐसे हाथ जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ बनाया था। ऐसे हाथ जिन्होंने प्रिया को गोद में उठाया था जब वह बच्ची थी, जिन्होंने उसे रोने पर दिलासा दिया था। शाम धीरे धीरे बीती। मैंने प्रिया को बच्चों को डांटते हुए सुना क्योंकि वे होमवर्क नहीं करना चाहते थे। मैंने उसे अपनी सहेलियों से फोन पर बात करते हुए सुना, जिंदगी की शिकायतें करते हुए, मेरी शिकायतें करते हुए। आए, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करूं, वह कह रही थी। हर दिन वह और बदतर होता जा रहा है। ये शब्द भी दर्दनाक थे। पूरी रात मैं सोचता रहा। मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैंने उन्हें लिविंग रूम में टीवी देखते हुए सुना, हंसते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो, जैसे दोपहर के खाने की मेज पर कहे गए वे शब्द बस एक और सामान्य दिन थे। राहुल रात को लगभग 8 बजे काम से लौटा। मैंने उसे प्रिया के साथ रसोई में बात करते हुए सुना। मैं सब कुछ नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने कई बार अपना नाम और हंसी सुनी। वे हंस रहे थे। शायद प्रिया बता रही थी कि उसने बूढ़े आदमी को कैसे उसकी जगह दिखाई। एक बार फिर मैं बिस्तर से उठा और अपने कमरे की छोटी खिड़की तक गया। वहां से मैं आंगन का कुछ हिस्सा देख सकता था। वह आंगन जहां मैंने वह नीम का पेड़ लगाया था जो आज बड़ा हो गया है, छाया दे रहा है, जहां मेरे पोते पोती खेलते हैं जब वे मोबाइल की स्क्रीन से चिपके नहीं होते। मुझे याद आया जब प्रिया छोटी थी, वह कैसे उस आंगन में चिल्लाते हुए दौड़ती थी, पिताजी, पिताजी, मुझे देखो। हर बार जब वह कुछ नया सीखती थी, कैसे वह मेरे घुटनों पर बैठती थी सोने से पहले कहानियां सुनने के लिए। कैसे वह रोती थी जब मैं काम पर जल्दी जाता था। मैं कहाँ गलत था? वह बच्ची जिसे मैंने इतना प्यार किया, वह ऐसी औरत कैसे बन गई जो मुझे इस तरह अपमानित कर सकती है अपने ही बच्चों के सामने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या दर्द हुआ? सिर्फ यह नहीं कि उसने क्या कहा, बल्कि उसने कैसे कहा। इतने उपेक्षा, इतनी बेरुखी के साथ, जैसे मैं सचमुच एक बोझ था, जैसे मेरा अब कोई मूल्य नहीं था, एक पुरुष के रूप में, एक पिता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में। सुबह के समय लगभग 2 बजे मैंने उसे और राहुल को गलियारे में धीरे धीरे बात करते हुए सुना। वे फुसफुसाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन मैं हर शब्द सुन सकता था। यह जिद्दी होता जा रहा है राहुल, हर दिन और बदतर। आपको उसके साथ और सख्त होना होगा। आप उसे हमारे घर पर हावी नहीं होने दे सकते। हमारा घर, क्या आपने सुना? हमारा घर। जिस घर में मैं 30 साल से ज्यादा रहा था, वह अब उनका हमारा घर बन गया था। और मैं सिर्फ एक बेकार बूढ़ा आदमी था जो बोझ था। शायद अब अन्य विकल्पों के बारे में सोचने का समय है।
राहुल ने कहा। किस तरह के विकल्प? आप जानते हैं, ऐसी जगह जहां उसकी उम्र के लोगों की देखभाल की जाती है। तभी मेरा दिल रुक गया। ऐसी जगह जहां मेरी उम्र के लोगों की देखभाल की जाती है। वे मुझे एक वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे थे, मेरे अपने घर में मुझसे छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे। तभी मैं समझा कि अब एक निर्णय लेने का समय आ गया था। एक निर्णय जो शायद हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी 6 बजे मैं घर से निकल गया। प्रिया अभी भी सो रही थी, राहुल भी। पोते पोती अभी तक जागे भी नहीं थे। घर में पूरी खामोशी थी और मैं सामने के दरवाजे से निकला, उस गली में धीरे धीरे चलता हुआ जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। यह भारत में एक ठंडी शरद अर्थु की सुबह थी। सूरज अभी बहुत तेज नहीं हुआ था, हवा में हल्की धुंध थी। मैं 2 गलियां चलकर मित्र राहुल की हार्डवेयर की दुकान पर गया। वह हमेशा से ही जल्दी दुकान खोलता है, जब से मुझे याद है। सुप्रभात रमेश जी, उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कैसे हैं आप? सब ठीक है? सब बढ़िया है मित्र, मुझे कुछ चीजें चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे अपने पूरे घर के दरवाजों और तालों को बदलना है। राहुल का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। वह मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय से जानता है। उसे पता है कि मैं बिना किसी वजह के कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। उसने मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जिससे वह समझ गया कि यह कोई साधारण फैसला नहीं था। घर पर सब ठीक है ना रमेश? हाँ, सब ठीक है, बस कुछ जरूरी बदलाव करने हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। वह मेरे जैसे पुरुषों को जानता है। उसे पता है कि जब हम ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे हमारे अपने कारण होते हैं। कितने ताले? सभी। सामने का दरवाजा, पीछे का दरवाजा, गैराज का दरवाजा। मुझे सबसे अच्छे ताले चाहिए मित्र, सबसे सुरक्षित। राहुल गोदाम से ताले लेने चला गया। जब वह वापस आया तो उसने सब कुछ काउंटर पर रखा और गंभीरता से मेरी ओर देखा। रमेश, क्या आप जो कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से निश्चित हैं? मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। इस बार यह एक अलग मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो यह दर्शाती थी कि मैंने अंततः तय कर लिया था कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं पूरी तरह से निश्चित हूं मित्र। इस कहानी को जारी रखने से पहले मुझे बताएं कि आप मुझे किस शहर से सुन रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे वे भाई कहाँ हैं जो समझते हैं कि अपने ही घर में किसी काम का न समझा जाना कैसा लगता है। राहुल मुझे घूरता रहा जबकि मैं तालों का भुगतान कर रहा था। उसकी आंखों में वह भाव था जो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसे वह सालों से जानता है और जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैंने देखा कि वह धीरे धीरे अपना सिर हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, यह रमेश कुछ गंभीर योजना बना रहा है। क्या आपको उन्हें लगाने में मेरी मदद चाहिए? उसने पूछा जबकि वह तालों को एक थैले में लपेट रहा था। नहीं मित्र, यह मैं खुद ही कर लूंगा। मैं उस भारी थैले को लेकर घर वापस चला। मेरा हर कदम ऐसा महसूस करा रहा था जैसे मैं किसी ऐसी चीज की ओर चल रहा था जिससे कोई वापसी नहीं थी। लेकिन इतने लंबे समय में पहली बार मैं खुद को एक हारा हुआ बूढ़ा आदमी नहीं मान रहा था। मैं खुद को रमेश जी महसूस कर रहा था, वह आदमी जिसने वह घर अपने हाथों से बनाया था। जब मैं पहुंचा तो घर अभी भी शांत था। प्रिया और राहुल अभी भी सो रहे थे। शनिवार था, बच्चों की छुट्टी थी, इसीलिए वे भी सो रहे थे। एकदम सही, मुझे बिना किसी रुकावट के सब कुछ करने का समय मिल जाएगा। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर गया और सीधे अपने कमरे में अपनी टूल किट लेने गया। वही किट जिसे मैंने 40 साल से भी ज्यादा समय तक काम करते हुए इस्तेमाल किया था। ऐसे औजार जिन्हें मैं अपनी हथेलियों का विस्तार समझता था। मैंने मुख्य दरवाजे से शुरुआत की। मैंने पुराना ताला धीरे से हटाया, कोशिश करते हुए कि आवाज न हो। हर पेंच जो मैं निकाल रहा था वह किसी साधारण ताले से ज्यादा कुछ और खोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जिंदगी की दिशा बदल रहा था। जब मैं काम कर रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने वह ताला 15 साल से भी ज्यादा पहले कब लगाया था। प्रिया तब लगभग 22 साल की थी और उसने मुझसे कहा था, पिताजी, एक बहुत सुरक्षित ताला लगाओ जो हमारे घर की रक्षा करे। हमारे घर, उसने तब कहा था। कितनी विडंबना! नया ताला ज्यादा भारी, ज्यादा आधुनिक, ज्यादा सुरक्षित था। जब मैंने इसे लगाया और नई चाबियों का परीक्षण किया तो मुझे अपने सीने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ ऐसा वापस पा लिया था जो मेरा था। मैंने पीछे के दरवाजे का काम जारी रखा। यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि नमी के कारण लकड़ी थोड़ी सूज गई थी। मुझे थोड़ा रेतना पड़ा ताकि नया ताला पूरी तरह से फिट हो सके। रेतने की आवाज ने मुझे उन सभी सालों की याद दिला दी
जब मैं निर्माण में काम कर रहा था, जब मेरे हाथ ज्यादा मजबूत थे और मेरी पीठ इतना शिकायत नहीं करती थी। लगभग 9 बजे थे जब मैंने ऊपर से पहली आवाजें सुनी। प्रिया उठ रही थी। मैंने गैराज के दरवाजे के साथ अपनी गति बढ़ा दी। यह ताला सबसे जटिल था क्योंकि मुझे पूरे तंत्र को बदलना था। पिताजी, मैंने प्रिया की आवाज रसोई से सुनी। क्या आप वहां नीचे शोर कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने गैराज से चिल्लाया। बस कुछ चीजें ठीक कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इतना शोर मत करो। राहुल अभी भी सो रहा है। राहुल अभी भी उस कमरे में सो रहा था जो मेरा था, उस बिस्तर पर जहां मैं मीना के साथ 25 साल तक सोया था, जहां मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें जन्मी थीं। लेकिन मैं अब उस पर नाराज नहीं हो सकता था। मुझे काम करना था। मैंने गैराज का दरवाजा ठीक तभी पूरा किया जब मैंने अपने पोते पोतियों को सीढ़ियों से नीचे उतरते सुना। आर्यन और खुशी शनिवार को हमेशा नाश्ता करते हुए कार्टून देखने के लिए दौड़ते हुए नीचे आते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। मैंने उन्हें गैराज की खिड़की से धीरे धीरे चलते देखा, जैसे वे अभी भी सोच रहे थे कि कल मेज पर क्या हुआ था। मैंने अपने सभी औजार पैक किए और धातु और लकड़ी के अवशेष साफ किए। मुझे सब कुछ बेदाग छोड़ना था। मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं, व्यवस्थित, साफ। मीना हमेशा कहती थी कि इसीलिए वह मुझसे इतना प्यार करती थी, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी था जो बारीकियों का ध्यान रखता था। जब मैं रसोई में गया तो प्रिया पहले से ही कॉफी बना रही थी। उसने मुझे अजीब तरह से देखा। आप इतनी सुबह क्या ठीक कर रहे थे पिताजी? कुछ खास नहीं बेटा, बस कुछ ताले खराब हो रहे थे। ताले? कौन से ताले? चिंता मत करो, सब कुछ हो गया है। प्रिया ने माथे पर बल डाला, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसने 2 कप में कॉफी डाली, एक अपने लिए और राहुल के लिए एक और जब वह आता। उसने मुझे कुछ नहीं दिया। वह अब मेरे अपने घर में मुझे चाय भी नहीं पूछता था। बच्चे कमरे में टीवी देख रहे थे। आर्यन ने मुझे देखा जब मैं पास से गुजरा और एक पल के लिए हमारी नजरें मिलीं। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह बच्चा हमेशा अलग था, अधिक विचारशील। कभी कभी मुझे लगता है कि वह इस घर में बड़ों से ज्यादा सब कुछ समझता है। दादाजी, उसने धीरे से कहा जब मैं सोफे के पास से गुजरा। हाँ मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? यह सवाल मेरे दिल में बहुत गहरा लगा। एक 12 साल का बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं ठीक हूं, जबकि इस घर के बड़े मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं अदृश्य हूं। मैं ठीक हूं आर्यन, क्या तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा कि यह सच नहीं था। उस बच्चे ने सुना था कि उसकी मां ने कल मुझसे क्या कहा था और उसे भी उतना ही दर्द हुआ था जितना मुझे। राहुल करीब 10 बजे नीचे आया, प्रिया को एक चुंबन से सलाम किया, बच्चों के बाल सहलाए और मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। हमेशा की तरह उसने अपने लिए चाय ली और अखबार पढ़ने बैठ गया जैसे वह घर का मालिक हो। आज के लिए क्या योजनाएं हैं? उसने प्रिया से पूछा। मैंने सोचा कि हम बच्चों को बाजार ले जा सकते हैं। मुझे कुछ चीजें खरीदनी हैं। बढ़िया। और तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी क्या वह हमारे साथ आ रहे हैं? प्रिया हंसी, एक छोटी कटी हुई हंसी, जैसे सवाल ही बेतुका हो। मुझे नहीं लगता कि उन्हें बाजार पसंद आएगा। वह यहीं रहना पसंद करते हैं, है ना पिताजी? यह कोई सवाल नहीं था, यह एक बयान था। मुझे यह बताने का एक तरीका कि पारिवारिक योजनाओं में मेरा स्वागत नहीं है। हाँ, मैं रहना पसंद करता हूं, मैंने शांति से कहा। राहुल ने सिर हिलाया और अखबार पढ़ना जारी रखा। उसके लिए मैं घर का एक और फर्नीचर था, एक पुराना फर्नीचर जो रास्ते में आता है, लेकिन जिसे फेंका नहीं जा सकता। वे करीब 11 बजे चले गए। मैंने कार के दूर जाने की आवाज सुनी और आखिरकार मैं घर में अकेला रह गया। मेरा घर, वह घर जिसे मैंने बनाया, एक एक ईंट, एक एक पसीने की बूंद से। मैं अपने कमरे में गया और सभी तालों की नई चाबियां निकाली। मैंने उन्हें मेज पर रखा और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। चाबियों के 3 सेट, केवल 3 सेट, और तीनों मेरे हाथों में थे। मीना की मृत्यु के बाद से 3 साल में पहली बार मुझे अपने ही घर का मालिक जैसा महसूस हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी जो मैंने करने की योजना बनाई थी। मेरे हाथों में नई चाबियां लेकर मैं अपने कमरे में काफी देर तक खड़ा रहा। यह अजीब था। 3 सालों में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी अपनी जिंदगी में किसी चीज पर मेरा नियंत्रण है। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैंने जो किया था उसके परिणाम होंगे। मैं बिस्तर पर बैठ गया और अपनी रात की मेज का दराज खोला। वहां मीना और मेरी शादी के दिन की तस्वीर थी। वह उस साधारण सफेद पोशाक में जो उसे बहुत पसंद थी, मैं अपने एकमात्र अच्छे सूट में। हम दोनों मुस्कुरा रहे थे जैसे दुनिया हमारी हो। क्या कहती हो मेरे प्यार?
मैंने तस्वीर से फुसफुसाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही कर रहा हूं? बेशक मीना ने जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी कारण से मुझे ऐसा लगा जैसे वह वहीं थी, जैसे वह मुझे आगे बढ़ने के लिए ताकत दे रही थी जो मुझे करना था। मैंने चाबियां उसी दराज में तस्वीर के साथ रख दी। फिर मैं रसोई में गया कुछ खाने के लिए बनाने। घर इतना शांत था कि मैं बैठक की घड़ी की टिक टिक भी सुन सकता था। वह घड़ी जो मीना ने हमारी 10वीं शादी की सालगिरह पर खरीदी थी। जैसे ही मैं पिछले दिन के बचे हुए राजमा गर्म कर रहा था, मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया जो मीना की मृत्यु के बाद बदल गई थी। मैंने न केवल अपनी पत्नी को खो दिया था, मैंने परिवार में अपनी जगह खो दी थी, जैसे उसके बिना मैं अब किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। प्रिया ने अंतिम संस्कार के लगभग तुरंत बाद मुझसे अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया था। पहले मुझे लगा कि यह दर्द था, कि हम सभी पीड़ित थे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह वह नहीं था। यह ऐसा था जैसे मीना की मृत्यु ने उसे यह दिखाने की अनुमति दे दी थी कि वह वास्तव में मेरे बारे में क्या सोचती थी। मैंने राजमा धीरे धीरे खाया, हर निवाले को चबाते हुए, सोचते हुए। घर अब अलग लग रहा था क्योंकि मैंने ताले बदल दिए थे, जैसे यह फिर से मेरा हो। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे जब मैंने कार के वापस आने की आवाज़ सुनी। पहले आंगन में बच्चों की आवाज़ें, फिर प्रिया और राहुल के सामने की सीढ़ियां चढ़ने के कदम। मैंने प्रिया को अपने पर्स में चाबियां ढूंढते सुना। मैंने मुख्य द्वार की चाबी उस चाबी के छल्ले में डाली जिसका मैं हमेशा उपयोग करता था। वही चाबी का छल्ला जो मीना ने मुझे बरसों पहले उपहार में दिया था, जिस पर उसके और मेरे शुरुआती अक्षर खुदे हुए थे। फिर मैं रसोई में इंतजार करने लगा। कितना अजीब, मैंने प्रिया को बाहर से कहते सुना। यह चाबी काम नहीं कर रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही चाबी है? राहुल ने पूछा। बेशक मुझे यकीन है, यह हमेशा की तरह वही चाबी है। मैंने प्रिया को कई बार कोशिश करते सुना, फिर राहुल को भी। बच्चे अधीर होने लगे। माँ, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? खुशी ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेरी बच्ची चाबी काम नहीं कर रही है। कुछ मिनटों के बाद मैंने प्रिया को दरवाज़ा खटखटाते सुना। पिताजी, पिताजी, दरवाज़ा खोलो। मैं धीरे से कुर्सी से उठा और की ओर चला। दरवाज़ा? मैंने नए हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन अभी खोला नहीं। हाँ, मैंने अंदर से कहा। पिताजी, चाबी काम नहीं कर रही है, क्या आप खोल सकते हैं? ज़रूर बेटी। मैंने दरवाज़ा खोला और सबके चेहरे देखे। प्रिया के चेहरे पर उलझन और थोड़ी चिढ़ थी। राहुल परेशान दिख रहा था। बच्चे बस अंदर आकर बाथरूम जाना चाहते थे। ताले को क्या हुआ? प्रिया ने अंदर आते हुए पूछा। ओह, वह मैंने आज सुबह ही बदल दिया। बहुत पुराना हो गया था, अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। प्रिया कमरे के बीच में रुक गई। तुमने मुझसे बिना पूछे बदल दिया। यह मेरा घर है बेटी, मैं चाहूं तो ताले बदल सकता हूं। राहुल भी रुक गया। दोनों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ पूरी तरह से बेतुका कह दिया हो। पिताजी, प्रिया ने उस आवाज में कहा जो वह तब इस्तेमाल करती थी जब मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे मैं बच्चा हूं। हमें चाबियों की प्रतियां चाहिए। जरूर, कल ही मैं प्रतियां बनवा दूंगा। नहीं पिताजी, हमें अभी चाहिए, हम यहां रहते हैं। हाँ, मुझे पता है, और कल तुम्हें तुम्हारी प्रतियां मिल जाएंगी। मैंने देखा, राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। वह उन निगाहों में से एक थी जिसका मतलब बहुत कुछ था। एक ऐसी नज़र जो कह रही थी, क्या आप इस बूढ़े की जिद पर विश्वास कर सकते हैं? रमेश ने कहा। राहुल ने उसी लहजे का इस्तेमाल किया जो वह हमेशा मेरे साथ करता था, जैसे वह मुझसे बात करके मुझ पर एहसान कर रहा हो। हमें घर में आज़ादी से अंदर बाहर आने जाने की ज़रूरत है। हमें काम जिम्मेदारियां हैं और वे तुम्हें मिलेंगी राहुल, कल ही। प्रिया ने जोर से आह भरी। पिताजी, ये हास्यास्पद है। मुझे चाबियां दें और मैं खुद ही अभी प्रतियां बनवा दूंगी। नहीं। शब्द मेरे मुंह से इतने साफ और दृढ़ता से निकले कि मैं खुद भी हैरान रह गया। प्रिया का मुंह खुला रह गया। कैसे नहीं? नहीं प्रिया, प्रतियां मैं कल बनवाऊंगा। लेकिन पिताजी, लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा फैसला है। बच्चे वहीं खड़े पूरी बहस देख रहे थे। आर्यन मुझे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, जैसे वह अपने दादा को बहुत समय बाद पहली बार देख रहा हो। राहुल मेरे पास आया। वह मुझसे लंबा था, मुझसे जवान था, और मुझे लगता है कि उसने सोचा कि वह मुझे डरा देगा। रमेश, जिद्दी मत बनो, हमें चाबियां दो। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं 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 राहुल, और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ सकते हो। उसके बाद की चुप्पी इतनी गहरी थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल था। राहुल मुट्ठियां भींच रहा था। बच्चे नहीं जानते थे कि कहां जाए। क्या आप हमें घर से निकाल रहे हैं?
प्रिया ने गुस्से से कांपती आवाज में पूछा। मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूं, बस तुम्हें याद दिला रहा हूं कि यह घर किसका है। यह घर मेरा और तुम्हारा दोनों का है। नहीं प्रिया, यह घर मेरा है। मैंने इसे बनाया, मैंने इसका भुगतान किया, यह मेरे नाम पर है। तुम लोग यहां रहते हो क्योंकि मैं तुम्हें रहने देता हूं। प्रिया कुछ पल के लिए अवाक रह गई, फिर वह फूट पड़ी। तुम यह नहीं कर सकते, हम तुम्हारा परिवार हैं। परिवार? मैंने शांति से पूछा। वही परिवार जिसने कल मुझसे कहा था कि मैं एक बेकार बूढ़ा हूं जो सिर्फ रास्ते में आता है। प्रिया पीली पड़ गई। वह भूल गई थी कि बच्चे अभी भी सब सुन रहे थे। पिताजी, मेरा मतलब नहीं था। हां, तुम्हारा मतलब था बेटी, तुमने बहुत साफ कहा था। अपने बच्चों के सामने, मेरे पोते पोतियों के सामने। राहुल ने दखल देने की कोशिश की। रमेश, हम समझते हैं कि तुम नाराज थे, लेकिन मैं नाराज नहीं था। राहुल, मुझे एहसास हुआ, मुझे बहुत सी चीजों का एहसास हुआ। मैं सीढ़ियों की ओर चला, लेकिन चढ़ने से पहले पलट गया। कल मैं तुम्हें चाबियों की प्रतियां दूंगा। इस बीच अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो मुझे बताओ, अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो घंटी बजाओ। यह बेतुका है, प्रिया चिल्लाई। बेतुका? मैंने धीरे से कहा। यह है कि 72 साल के आदमी को अपने ही घर के ताले बदलने पड़ते हैं ताकि उसका सम्मान किया जाए। मैं अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। नीचे से मैं प्रिया और राहुल को धीमी आवाज में बहस करते हुए सुन रहा था कि क्या करना है। बरसों में पहली बार मैं सच में मुस्कुराया। उस रात मैं खाने के लिए नीचे नहीं गया। मैंने प्रिया को रसोई में खाना बनाते हुए सुना। मैंने बच्चों की आवाजें सुनी कि दादाजी नीचे क्यों नहीं आ रहे थे। मैंने राहुल को धीमी आवाज में किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। रात के लगभग 8 बजे प्रिया ऊपर आई और मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। पिताजी, खाना तैयार है। धन्यवाद बेटी, मुझे भूख नहीं है। पिताजी, नीचे आओ कृपया, हमें बात करनी है। कल बात करेंगे प्रिया, आज हमने काफी बात कर ली है। मैंने गलियारे में उसके कदमों की आवाज दूर जाते हुए सुनी, फिर नीचे और आवाजें, उसके और राहुल के बीच लंबी बातचीत। मैं सटीक शब्द नहीं सुन पा रहा था, लेकिन लहजा चिंता का था या शायद झुंझलाहट का। इस बिंदु पर मैं अंतर नहीं कर पा रहा था। मैं देर रात तक जागा रहा, अपने कमरे की छोटी खिड़की से बाहर देखता रहा। चांद की रोशनी में आंगन अलग दिख रहा था। वह नीम का पेड़ जो मैंने इतने साल पहले लगाया था, अब एक बड़ा पेड़ था। उसकी शाखाएं लगभग मेरी खिड़की तक पहुंच रही थीं। मुझे याद आया जब प्रिया लगभग 6 साल की थी और मुझे उसे लगाने में मदद करती थी। वह छोटी छोटी पत्थरों को ले जाती थी जबकि मैं गड्ढा खोदता था। क्या यह बहुत बड़ा होगा पिताजी? उसने मुझसे पूछा था। हां मेरी बेटी, मैंने कहा था। यह इतना बड़ा होगा कि जब तुम बड़ी होगी तो अपने बच्चों के साथ उसकी छाया में बैठोगी। और वहां वह बड़ा और घना पेड़ था। प्रिया अब बड़ी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे, लेकिन वह कभी उसकी छाया में नहीं बैठती थी। उसने कभी आर्यन और खुशी को नहीं बताया कि उसने कैसे मदद की थी। उनके दादाजी ने इसे लगाया था। अगले दिन मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, रसोई में कॉफी बनाने गया और मेज पर एक नोट मिला। पिताजी, हम काम पर चले गए हैं, बच्चे स्कूल में हैं, कृपया आज चाबियों की प्रतियां बनवा लें। आप इस पागलपन को जारी नहीं रख सकते। प्रिया, पागलपन, उस शब्द ने मुझे जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा चोट पहुंचाई। उसके लिए मेरा अपने घर पर नियंत्रण रखना पागलपन था। मैंने कॉफी धीरे धीरे पी, हर घूंट का स्वाद लेते हुए। फिर मैंने बाहर जाने के कपड़े पहने और दोस्त राहुल की हार्डवेयर की दुकान पर चला गया। सुप्रभात रमेश जी, तालों का क्या रहा? बहुत अच्छा दोस्त, अब मुझे कुछ प्रतियां चाहिए। राहुल ने चाबियां लीं और उन्हें जांचा। ये अच्छी क्वालिटी के ताले हैं, कितनी प्रतियां चाहिए? मैं एक पल के लिए सोचने लगा। 2 सेट, बस 2, बस 2। जब राहुल प्रतियां बना रहा था, मैं हार्डवेयर की दुकान की खिड़की से बाहर देखता रहा। जाने पहचाने लोग गुजर रहे थे। डोना रोजा अपने कपड़े के थैले के साथ बाजार जा रही थी। युवा मिगुएल नीली टैक्सी चला रहा था। लोग मुझे सम्मान से अभिवादन कर रहे थे, ऐसे लोग जिन्होंने मुझे कभी बेकार बूढ़ा नहीं कहा था। घर पर सब ठीक है रमेश जी? राहुल ने चाबी घिसते हुए पूछा। कहो कि मैं कुछ आवश्यक बदलाव कर रहा हूं। राहुल ने सिर हिलाया। वह एक समझदार आदमी था। वह जानता था कि कब सवाल पूछना है और कब चुप रहना है। कभी कभी एक आदमी को अपने परिवार को याद दिलाना पड़ता है कि वह कौन है। उसने अपने काम से नजर हटाए बिना कहा, बिल्कुल दोस्त। जब प्रतियां तैयार हो गईं, मैंने उन्हें अपनी जेब में रखा और भुगतान किया। लेकिन तुरंत घर लौटने के बजाय मैंने थोड़ी देर और चलने का फैसला किया। काफी समय हो गया था जब मैं मोहल्ले में बिना किसी जल्दी के घूम रहा था।
यह महसूस किए बिना कि मुझे किसी को परेशान न करने के लिए जल्दी वापस लौटना होगा। मैं उस चर्च के पास से गुजरा जहां मीना और मैंने शादी की थी। फादर जोसेफ प्रवेश द्वार पर झाड़ू लगा रहे थे। रमेश जी, आप कैसे हैं? ठीक हूं फादर, बहुत अच्छा। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मीना आपको इतने अच्छे से देखकर गर्व महसूस करती। ये शब्द मेरे दिल को छू गए। मीना गर्व महसूस करती। शायद बहुत समय में पहली बार वह देखकर गर्व महसूस करती कि उसके रमेश ने अपनी गरिमा वापस पा ली थी। जब मैं घर पहुंचा तो लगभग 12 बज रहे थे। प्रिया डॉ हर्नांडेज के कार्यालय में अपनी पार्ट टाइम नौकरी से वापस आ चुकी थी। मैंने उसे रसोई में दोपहर का खाना बनाते सुना। पिताजी, क्या आप हैं? हाँ बेटी। प्रिया रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन कुछ सच्ची चिंता भी दिख रही थी। क्या आप चाबियां लाए? मैंने अपनी जेब से चाबियों के दोनों सेट निकाले और उसे दिखाए। ये रहे। प्रिया ने राहत की सांस ली। धन्यवाद पिताजी, मुझे एक दे दो। नहीं। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। कैसे नहीं? फिर आपने उन्हें क्यों बनवाया? मैंने उन्हें बनवाया, लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही नहीं देने वाला। पिताजी। प्रिया, बैठो, हमें बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? बस मुझे चाबियां दे दो और बात खत्म। नहीं, पहले हम बात करेंगे। प्रिया वहीं खड़ी रही। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि वह क्या सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिता के बजाय किसी अजनबी को देख रही थी। ठीक है, उसने अंत में कहा। चलो बात करते हैं। हम बैठक में बैठ गए। प्रिया बड़े सोफे पर बैठी जहां वह हमेशा राहुल के साथ बैठती थी। मैं उस कुर्सी पर बैठा जो सालों से मेरी जगह थी, जब तक वे आए और तय किया कि मुझे एक कोने में बैठना चाहिए। पिताजी, मैं समझती हूं कि आप कल मेरी बातों से नाराज थे। मैं नाराज नहीं था प्रिया। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। ठीक है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे अफसोस है, लेकिन यह तालों वाली बात ज्यादा है। हाँ पिताजी, हम आपका परिवार हैं, हम यहीं रहते हैं। आप हमें ऐसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रहा हूं, मैं बस सम्मान मांग रहा हूं। प्रिया ने आह भरी। पिताजी, हम आपका सम्मान करते हैं। मेरा सम्मान करते हो? पिछली बार कब आपने इस घर में किसी महत्वपूर्ण बात पर मेरी राय पूछी थी? प्रिया चुप हो गई। पिछली बार कब आपने मुझे किसी पारिवारिक सैर पर आमंत्रित किया था? फिर से चुप्पी। पिछली बार कब राहुल ने मुझसे एक बराबर की तरह बात की थी, न कि एक बोझ की तरह? पिताजी, नहीं प्रिया, मुझे खत्म करने दो। 3 साल हो गए हैं जब मैं अपने ही घर में एक असहज मेहमान की तरह रहता हूं। 3 साल हो गए हैं जब आप सभी फैसले मुझसे बिना पूछे लेते हैं। 3 साल हो गए हैं जब आप मुझे अदृश्य समझते हैं। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। काफी समय में पहली बार वह वाकई में मेरी बातें सुन रही थी। और कल मैंने जारी रखा। जब तुमने मेरे पोते पोतियों के सामने मुझे बेकार बूढ़ा कहने की हिम्मत की, मैंने समझा कि चीजों को बदलना होगा। पिताजी, मैं नाराज थी। मैं नहीं चाहती थी। तुम चाहती थी मेरी बेटी, और ये ठीक है। शायद तुम सही थी। शायद मैं बेकार हो गया था, लेकिन अब नहीं। प्रिया ने मुझे नम आंखों से देखा। आप मुझसे क्या चाहते हैं पिताजी? मैं चाहता हूं कि तुम मेरा सम्मान करो। मैं चाहता हूं कि राहुल मेरा सम्मान करे। मैं चाहता हूं कि यह घर फिर से एक घर बने। नहीं, एक ऐसी जगह जहां मालिक को अस्तित्व में रहने के लिए अनुमति मांगनी पड़े। ठीक है, प्रिया ने धीरे से कहा। क्या आप मुझे चाबियां दे रहे हैं? मैंने एक सेट निकाला और उसे सौंप दिया। और दूसरा तब के लिए है जब राहुल मुझसे सम्मान से बात करना सीखेगा। प्रिया ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मेरे चेहरे पर कुछ देखकर वह रुक गई। पिताजी, राहुल बहुत नाराज होगा। उसे नाराज रहने दो। जब वह मुझसे एक आदमी की तरह व्यवहार करना सीखेगा तो उसे अपनी चाबियां मिलेंगी। राहुल उस शाम लगभग 6 बजे घर आया, हमेशा की तरह। मैंने उसके वाहन को प्रवेश द्वार पर रुकते सुना। उसके पैरों की आवाज सामने की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आई। मैंने सुना जब उसने अपनी पुरानी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की। फिर मैंने अपशब्द सुने जब उसे पता चला कि वह काम नहीं कर रही थी। प्रिया, दरवाजा, उसने बाहर से आवाज दी। प्रिया उसे खोलने के लिए दौड़ी और तुरंत वे धीरे धीरे बात करने लगे। मैं रसोई में था, अपने लिए कैमोमाइल चाय बना रहा था जो मीना हमेशा मुझे तब देती थी जब मैं घबराया हुआ होता था। मैं उनकी आवाजें सुन सकता था, लेकिन सटीक शब्द नहीं। प्रिया उसे बता रही थी कि हमने दोपहर में क्या बात की थी। फिर मैंने राहुल के कदमों की आवाज रसोई की ओर आते हुए सुनी। उसके कदम अलग लग रहे थे, भारी, जैसे कोई नाराज हो और सभी को यह जताना चाहता हो। वह रसोई में उस चेहरे के साथ घुसा जो वह किसी को डराने के लिए बनाता था। वह मेरे सामने अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। रमेश, हमें बात करनी है,
उसने मुझसे उस बॉस वाली आवाज में कहा जो वह मेरे साथ इस्तेमाल करता था। चाबियों की यह स्थिति अभी हल होनी चाहिए। मैंने शांति से उसकी ओर देखा जबकि अपनी चाय चला रहा था। मैंने प्रिया से बात कर ली है, उसके पास उसकी चाबियां हैं। राहुल मेज के और करीब आ गया। मुझे भी मेरी जरूरत है, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। मैं इस बात पर निर्भर नहीं रह सकता कि कोई मुझे मेरे अपने घर का दरवाजा खोले। तुम्हारे अपने घर का, मैंने धीरे से दोहराया। कितना दिलचस्प राहुल, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये घर मेरे नाम पर है। मैंने इसे बनाया, मैंने इसका भुगतान किया। मैं यहां 30 साल से ज्यादा समय से रह रहा हूं। राहुल ने भौहें चढ़ाई। रमेश, ये सब शुरू मत करो। प्रिया तुम्हारी बेटी है, मैं उसका पति हूं। यह हमारा घर है, ये मेरा भी घर है, मैंने दृढ़ता से कहा। तुम लोग यहां इसलिए रहते हो क्योंकि मैं तुम्हें रहने देता हूं, और अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ सम्मान से पेश आना होगा। राहुल हंसा, लेकिन यह मनोरंजन की हंसी नहीं थी। यह एक अपमानजनक हंसी थी जिसका उपयोग किसी को छोटा महसूस कराने के लिए किया जाता है। सम्मान? रमेश, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैंने कप मेज पर रखा और सीधे उसकी आंखों में देखा। तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है? सच में राहुल, तुमने आखिरी बार मुझसे कब पूछा कि मैं कैसा हूं? तुमने आखिरी बार मुझे किसी बातचीत में कब शामिल किया? तुमने आखिरी बार मुझसे एक आदमी की तरह कब बात की, न कि एक बाधा की तरह? राहुल एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर उसी घमंडी रवैये पर लौट आया जिसने मुझे इतना परेशान किया। रमेश, तुम प्रिया के पिता हो। हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम यह भी समझते हो कि चीजें बदल गई हैं। तुम अब इस घर के मालिक नहीं हो। वे शब्द मुझे थप्पड़ की तरह लगे, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहने वाला था। तुम सही हो राहुल, चीजें बदल गई हैं और मैं भी बदल गया हूं। मैं अब अपने ही घर में अपने अनादर को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा अनादर? मैंने तुम्हारा अनादर कब किया? उसके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। सच में उसे एहसास नहीं था। राहुल, जब से तुम इस घर में आए हो तुम मुझसे ऐसे व्यवहार करते हो जैसे मैं अदृश्य हूं। तुम कभी आते समय मुझे नमस्कार नहीं करते। तुम कभी नहीं पूछते कि मुझे कुछ चाहिए। तुम मेरे बारे में ऐसे बात करते हो जैसे मैं मौजूद ही नहीं हूं। तुम मुझसे पूछे बिना घर के बारे में फैसले लेते हो। क्या तुम्हें यह कम लगता है? राहुल ने आह भरी जैसे वो एक जिद्दी बच्चे से बात कर रहा हो। रमेश, ये छोटी मोटी बातें हैं, नाटक मत करो। तभी मैं कुर्सी से उठा। छोटी मोटी बातें राहुल, वे छोटी मोटी बातें ही हैं जो एक आदमी को अपने ही घर में सम्मानित या अपमानित महसूस कराती हैं। प्रिया रसोई के दरवाजे पर आ गई। वह चिंतित दिख रही थी, जैसे उसे डर था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। सब ठीक है यहां? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। सब ठीक है मेरी बेटी, मैंने उससे कहा। राहुल और मैं एक बहुत जरूरी बातचीत कर रहे हैं। राहुल प्रिया की ओर मुड़ा। तुम्हारे पिताजी मुझे घर की चाबियां नहीं देना चाहते। प्रिया ने उसकी ओर देखा, फिर मेरी ओर। पिताजी, हमने इस बारे में बात की थी। राहुल भी यहां रहता है। हां, वह यहां रहता है, मैंने शांति से कहा। लेकिन अगर उसे चाबियां चाहिए तो उसे उन्हें कमाना होगा। कमाऊंगा? राहुल ने अविश्वास के साथ पूछा, जैसे एक बच्चा जिसे इनाम पाने के लिए अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। एक बच्चे की तरह नहीं, मैंने जवाब दिया। एक ऐसे आदमी की तरह जो उस घर के मालिक का सम्मान करता है जहां वह रहता है। राहुल गुस्से से लाल हो गया। यह बेतुका है, मैं एक वयस्क आदमी हूं। तो उसी तरह व्यवहार करो, मैंने बिना विचलित हुए कहा। मेरे साथ भी एक वयस्क आदमी की तरह व्यवहार करो और तुम्हें चाबियां मिलेंगी। राहुल ने प्रिया की ओर समर्थन के लिए देखा। प्रिया, अपने पिताजी से कहो कि वह तर्कहीन हो रहे हैं। प्रिया बीच में ही रुक गई। यह नहीं जानती थी कि क्या कहना है। मैं देख सकता था कि वह कुछ ऐसा समझ रही थी जो उसने पहले नहीं देखा था। राहुल, प्रिया ने धीरे से कहा, शायद पिताजी की बात में दम है। राहुल ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने उसे धोखा दिया हो। दम है? प्रिया, तुम्हारे पिताजी एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, प्रिया ने कहा, मुझे भी हैरान करते हुए। शायद वह अपने घर के मालिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जो चुप्पी छाई वह भारी थी। राहुल हम दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि क्या हो रहा था। फिर उसने अपना सिर हिलाया और रसोई से बाहर चला गया। हमने उसके कदमों को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सुना, उस कमरे की ओर जो कभी मेरा था। प्रिया वहीं खड़ी रही, मुझे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी जो मैंने सालों से नहीं देखी थी, जैसे वह अपने पिताजी को बहुत समय बाद पहली बार देख रही हो। पिताजी, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या राहुल सच में तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है? कितना गलत। मैं सोचने लगा कि जवाब कैसे दूं।
मैं प्रिया को बुरा महसूस नहीं कराना चाहता था, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। मेरा दामाद राहुल बुरा नहीं है, लेकिन वह मुझसे ऐसे व्यवहार करता है जैसे मैं अदृश्य हूं, जैसे मेरी राय मायने नहीं रखती, जैसे यह घर उसका है और मैं सिर्फ एक असुविधाजनक मेहमान हूं। प्रिया उस कुर्सी पर बैठ गई जहां राहुल था। मैंने ध्यान नहीं दिया था। उसने दुखी आवाज में कहा, मैं जानती हूं मेरे पिता, और मैं आपको दोष नहीं देती। आप लोगों की अपनी जिंदगी है, अपनी परेशानियां हैं, अपने प्लान हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी एहसास हैं, मैं भी सम्मान की हकदार हूं। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं पिताजी, मुझे अफसोस है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं प्रिया, मुझे बस चीजों में बदलाव चाहिए। उस रात खाने के दौरान राहुल नीचे नहीं आया। प्रिया ने बच्चों से कहा कि पिताजी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने पोते पोतियों के साथ बहुत समय बाद रात का खाना खाया, बिना किसी के मुझे ऐसा महसूस कराए कि मैं रास्ते में आ रहा हूं। आर्यन, जो हमेशा से था, ने मुझसे पूछा, दादाजी, राहुल अंकल नाराज क्यों हैं? मैंने अपने पोते की ओर मुस्कुराया। कभी कभी बड़ों को एक दूसरे का सम्मान करना सीखना पड़ता है मेरे बच्चे, राहुल सीख रहा है। अगले 3 दिन घर में अजीब से थे। राहुल अभी भी मुझसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब यह अलग था। अब ऐसा नहीं था कि वह मुझे पहले की तरह अनदेखा कर रहा था। अब यह जानबूझकर मुझसे बात न करने का फैसला था। वह सुबह जल्दी उठता, काम पर चला जाता, और शाम को जब लौटता तो बिना किसी को नमस्ते कहे सीधे अपने कमरे में चला जाता। प्रिया मेरे साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगी थी। यह पहले जैसा नहीं था जब वह मुझे बोझ समझती थी, लेकिन यह तब जैसा भी नहीं था जब वह बच्ची थी। यह कुछ नया था, जैसे वह फिर से अपनी बेटी बनने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही हो, यह ठीक से जाने बिना कि कैसे करना है। बुधवार की सुबह जब मैं रसोई में अकेला नाश्ता कर रहा था, मैंने ऊपर प्रिया और राहुल को बहस करते सुना। उनकी आवाज़ें वेंटिलेशन डक्ट के माध्यम से रसोई तक पहुंच रही थीं। यह ऐसे नहीं चल सकता राहुल, प्रिया कह रही थी। ये मेरे पिताजी हैं और यह उनका घर है। तुम्हारे पिताजी पागल जैसा व्यवहार कर रहे हैं, राहुल ने जवाब दिया, और तुम उनका समर्थन कर रही हो। मैं उनका समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं उनकी बात समझने लगी हूं। समझना कि एक जिद्दी बूढ़ा 2 वयस्कों की जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। इन शब्दों से मुझे दुख हुआ, लेकिन अब मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। राहुल अभी भी कुछ नहीं समझ रहा था। राहुल, तुमने आखिरी बार मेरे पिताजी को गुड मॉर्निंग कब कहा था? चुप्पी। तुमने आखिरी बार उनसे कब पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं? और चुप्पी। तुमने आखिरी बार उनसे कब एक इंसान की तरह व्यवहार किया था, न कि किसी फर्नीचर के टुकड़े की तरह? प्रिया, ज्यादा मत बोलो। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूं, और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी सही कह रहे हैं। हम उन्हें जाने अनजाने में बुरा बर्ताव करते रहे हैं। मैंने कमरे में कदमों की आहट सुनी। फिर राहुल की आवाज थोड़ी दूर से आई, जैसे वह बाथरूम में चला गया हो। यह बूढ़ा आदमी हमें कर रहा है, उसने कहा, और तुम उसके खेल में फंस रही हो। उस दोपहर जब राहुल काम से लौटा तो सीधे अपने कमरे में जाने के बजाय जैसा वह कर रहा था, वह बैठक में रुका, टीवी चालू किया और अपनी हमेशा की कुर्सी पर बैठ गया। मैं अपनी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा था, वही कुर्सी जो मैंने तालों वाले दिन से वापस पा ली थी। हमने लगभग 1 घंटा ऐसे ही बिताया, दोनों एक ही कमरे में, लेकिन बिना बात किए। राहुल खबरें देख रहा था, मैं पढ़ रहा था। हर थोड़ी देर में मुझे लगता कि वह मुझे तिरछी नजर से देख रहा है, लेकिन जब मैं मुड़ता तो वह अपनी नजर टीवी पर लौटा चुका होता। प्रिया लगभग 6 बजे बच्चों के साथ आई। आर्यन और खुशी स्कूल से खुश होकर आए थे, अपने बैग लिए हुए और अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। दादाजी, खुशी ने मुझे देखकर चिल्लाया, क्या आप मेरी गणित में मदद करेंगे? बेशक राजकुमारी, मैंने उससे कहा, तुम्हारे बाकी काम पूरे करने के बाद। मैंने देखा कि जब खुशी ने मुझे गले लगाया तो राहुल मुझे कैसे देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले नहीं देखा था, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो उसे भ्रमित कर रहा हो। रात के खाने के दौरान राहुल 3 दिनों में पहली बार हमारे साथ बैठा। उसने मुझसे सीधे बात नहीं की, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं किया। जब आर्यन ने उसे स्कूल में हुई एक समस्या के बारे में बताया तो राहुल ने कुछ बार मेरी ओर देखा, जैसे कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो। दादाजी, आप क्या सोचते हैं? आर्यन ने पूछा। आप क्या करते? मैंने अपने पोते को समझाया कि मैंने ऐसी ही स्थितियों को कैसे संभाला था जब मैं जवान था, जब मैं निर्माण में काम करता था और मुझे मुश्किल सहकर्मियों से निपटना पड़ता था। मैंने देखा कि राहुल मेरी कहानी सुन रहा था, हालांकि वह अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक कर रहा था।
रात के खाने के बाद जब प्रिया बच्चों को नहला रही थी, राहुल और मैं अकेले बर्तन साफ कर रहे थे। हमने कई मिनट तक चुप्पी में काम किया। वह धो रहा था, मैं सुखा रहा था। ये सालों में पहली बार था कि हमने कुछ ऐसा किया था जिसमें उसे कोई दायित्व नहीं लग रहा था। रमेश, उसने अंततः एक प्लेट धोना जारी रखते हुए कहा। उसकी आवाज़ अलग लग रही थी, सामान्य से कम अहंकारी। हाँ, मैंने बिना उसे देखे सुखाना जारी रखते हुए जवाब दिया। क्या आपको सच में लगता है कि मैंने आपका अनादर किया है? इस सवाल से मुझे आश्चर्य हुआ। इसलिए नहीं कि उसने यह पूछा था, बल्कि इसलिए कि उसने इसे कैसे पूछा था, बिना व्यंग्य के, उस रक्षात्मक रवैये के बिना जो वह हमेशा मेरे साथ रखता था। हाँ राहुल, मुझे लगता है। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उस जानकारी को प्रोसेस कर रहा हो। मेरा इरादा नहीं था, उसने एक पल बाद कहा। मैं जानता हूं, मैंने उससे कहा, लेकिन इरादा हमेशा मायने नहीं रखता। कभी कभी परिणाम ज्यादा मायने रखता है। राहुल बर्तन धोता रहा, पर मैं देख सकता था कि वह मेरी बातों पर विचार कर रहा था। मुझे एक उदाहरण दीजिए, उसने पूछा। कब मैंने आपका अपमान किया? मैं सोचने लगा। इतने सारे उदाहरण थे कि चुनना मुश्किल था। परसों की बात है, मैंने आखिर में कहा। जब तुम काम से लौटे, तुमने प्रिया को चूमा, बच्चों के बाल सहलाए, पर मुझे देखा भी नहीं, जैसे मैं वहां मौजूद ही न हूं। राहुल ने बर्तन धोना बंद कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला। यही तो समस्या है राहुल, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हारे लिए मैं अदृश्य हूं। राहुल ने धोया हुआ बर्तन रैक में रखा और मेरी ओर मुड़ा। रमेश, मुझे नहीं लगता कि आप अदृश्य हैं, पर आप मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं अदृश्य हूं। राहुल कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने आह भरी। आप सही कहते हैं, उसने धीरे से कहा। मुझे एहसास नहीं था, पर आप सही कहते हैं। यह 3 साल में पहली बार था जब राहुल ने माना कि मैं किसी बात पर सही हो सकता हूं। राहुल, मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरा सम्मान करो। मुझे क्या करना होगा? उसने मुझसे पूछा, ताकि आप मेरा फिर से सम्मान करें। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि उसे लगा मैंने उसके प्रति सम्मान खो दिया है। राहुल, मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है। तुम मेरी बेटी के पति हो, मेरे पोते पोतियों के पिता हो, पर सम्मान आपसी होना चाहिए। आप सही कहते हैं, उसने फिर कहा। मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं? मैंने उसकी आंखों में देखा, और कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। वह वाकई पछताता हुआ लग रहा था। तुम मुझसे एक इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू कर सकते हो। घर आने पर मुझे प्रणाम कर सकते हो, कभी कभी मेरा हालचाल पूछ सकते हो, मुझे अपनी बातचीत में शामिल कर सकते हो, घर की चीजों पर मेरी राय पूछ सकते हो। राहुल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये कर सकता हूं। और राहुल, मैंने जोड़ा, तुम मुझे रमेश जी या रमेश या चाहो तो पिताजी भी कह सकते हो, पर मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे मैं कोई नौकर या बोझ हूं। राहुल ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं रमेश जी। मैंने उसके बढ़े हुए हाथ को कुछ पल देखा, फिर उसे थाम लिया। हम कोशिश कर सकते हैं राहुल। उस रात कई दिनों में पहली बार राहुल ने हमारे साथ सामान्य रूप से खाना खाया। उसने मुझसे कई बार बात की, मेरे दिन के बारे में पूछा, यहां तक कि उसने काम की एक समस्या पर मुझसे सलाह भी मांगी। जब प्रिया ने हमें बात करते देखा तो वह ऐसे मुस्कुराई जैसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। यह एक ऐसी बेटी की मुस्कान थी जो अपने परिवार को फिर से एकजुट देखती है। सोने जाने से पहले मैंने दराज से चाबियों का दूसरा सेट निकाला और राहुल को दे दिया। धन्यवाद रमेश जी, उसने मुझसे कहा, और पहली बार जब उसने मेरा नाम लिया तो उसमें सच्चा सम्मान झलका। चीजें उस तरह से बदलने लगीं जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। राहुल, जिसने 3 साल तक मुझसे ऐसे व्यवहार किया था जैसे मैं घर के फर्नीचर का हिस्सा हूं, अब मुझे हर चीज में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि यह केवल इसीलिए है क्योंकि वह चाबियां वापस चाहता था, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसके व्यवहार में कुछ और सच्चा था। शनिवार की सुबह राहुल नाश्ता करने नीचे आया और मुझे रसोई में अखबार पढ़ते हुए पाया। सुप्रभात रमेश जी, उसने सच्ची लगने वाली मुस्कान के साथ कहा। कैसे हैं आप? ठीक हूं राहुल, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। क्या मैं आपको कॉफी दूं? यह 3 साल में पहली बार था जब राहुल ने मुझे कुछ भी बिना मांगे पेश किया था। प्रिया कुछ मिनट बाद नीचे आई और रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर हमें ऐसे बात करते हुए देखती रही जैसे हम 2 सामान्य लोग हों। सब ठीक है यहां? उसने उत्सुक मुस्कान के साथ पूछा। सब बिल्कुल सही है मेरी बेटी, मैंने उससे कहा। राहुल मुझे अपने काम के नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, और यह सच था। राहुल मुझे एक नए घर के लिए बनाए जा रहे नक्शे के बारे में बता रहा था। उसने मुझसे कुछ निर्माण संबंधी विवरणों पर मेरी राय भी पूछी थी। आपके पिताजी को निर्माण के बारे में बहुत कुछ पता है,
राहुल ने प्रिया से कहा। वे मुझे बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। बच्चे हमेशा की तरह शनिवार को दौड़ते हुए नीचे आए, कार्टून देखने और अनाज खाने के लिए तैयार थे। पर इस बार जब राहुल ने उनके बाल सहलाए तो वह मेरे पास भी आया। रमेश जी, आज के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? कोई खास नहीं, मैंने कहा। क्यों? मैं बच्चों को पार्क ले जाने की सोच रहा था। क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह पहली बार था जब राहुल ने मुझे किसी चीज के लिए आमंत्रित किया था। प्रिया भी आश्चर्यचकित थी, पर खुश थी। अच्छा रहेगा, मैंने कहा। मुझे अपने पोते पोतियों के साथ पार्क गए काफी समय हो गया है। उस दोपहर हम पांचों केंद्रीय पार्क गए। राहुल ने गाड़ी चलाई। प्रिया सह पायलट की सीट पर थी। मैं बच्चों के साथ पीछे बैठा था। रास्ते में राहुल ने मुझसे मोहल्ले के बारे में पूछा कि वह उसके आने के बाद से कैसे बदल गया था। मैंने उसे उन दिनों की कहानियां सुनाई जब प्रिया छोटी थी, कि कैसे हम हर रविवार को चर्च के बाद इसी पार्क में आया करते थे। पार्क में जब बच्चे झूले पर खेल रहे थे तो राहुल और मैं एक बेंच पर बैठे। प्रिया सभी के लिए आइसक्रीम खरीदने गई थी। रमेश जी, राहुल ने थोड़ी देर बाद मुझसे कहा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। किस बात के लिए राहुल? इन 3 सालों के लिए। प्रिया सही कहती थी। मैंने अनजाने में आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। राहुल, हम उस बारे में बात कर चुके हैं। हां, पर मुझे कुछ और कहना है। जब मैं इस घर में आया तो मैं आपसे डर गया था। यह तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। डर गया था। क्यों? क्योंकि आपने यह घर अपने हाथों से बनाया था। हाथों से। क्योंकि प्रिया उनका बहुत सम्मान करती है। क्योंकि बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन काम किया है और महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं। राहुल एक पल के लिए चुप हो गया, आर्यन और खुशी को खेलते हुए देखकर। मुझे लगता है कि इसलिए मैंने आपको अनदेखा करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उस घर में अपना स्थान कैसे बनाऊं, बिना यह महसूस किए कि मैं आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। उसके शब्दों ने मुझे कई बातों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल मुझसे डरा हुआ महसूस कर सकता है। राहुल, तुम कभी मेरी प्रतिस्पर्धा नहीं थे। तुम मेरी बेटी के पति हो। यह तुम्हें मेरे घर में जगह देता है, लेकिन सम्मान कार्यों से कमाया जाता है, लोगों को अनदेखा करके नहीं। मैं अब यह जानता हूं, उसने कहा, और मैं इसे सही तरीके से कमाना चाहता हूं। प्रिया आइसक्रीम लेकर लौटी और हमारे साथ बैठ गई। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? उसने पूछा। पुरुषों की बातें, राहुल ने उसे आंख मारते हुए कहा। पुरुषों की बातें? प्रिया ने हंसते हुए पूछा। रमेश अंकल मुझे सिखा रहे हैं कि एक बेहतर पारिवारिक व्यक्ति कैसे बने, राहुल ने कहा। उस रात खाने के दौरान राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, आपके दादाजी के पास बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं। आप उनसे क्यों नहीं कहते कि वे आपको एक कहानी सुनाएं? आर्यन ने तुरंत अपना कांटा छोड़ दिया। हाँ दादाजी, हमें सुनाओ जब आप युवा थे। मैंने उन्हें अपने शुरुआती वर्षों में निर्माण में काम करने के बारे में बताया। मीना दादी से कैसे मिला, उस घर का निर्माण कैसे किया जहां हम रहते थे। राहुल हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था, समझदारी भरे सवाल पूछ रहा था, सच्ची दिलचस्पी दिखा रहा था। प्रिया भी सुन रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख सकता था जो अपराध बोध जैसा लग रहा था। बच्चों के सोने जाने के बाद प्रिया मेरे पास आई जबकि मैं बर्तन धो रहा था। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो मेरी बेटी। इन पिछले दिनों में मुझे बहुत सी बातें समझ में आई हैं कि राहुल और मैं आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। प्रिया रसोई के काउंटर पर झुक गई। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या दुख हुआ? क्या मेरी बेटी? यह जानकर कि मेरे बच्चे अपने दादाजी को वास्तव में नहीं जानते, कि 3 साल से हमने उन्हें आपसे दूर रखा है बिना जाने। रमेश, नहीं पापा, मुझे खत्म करने दो। आर्यन और खुशी को वे कहानियां नहीं पता थीं जो आपने आज उन्हें सुनाई। उन्हें नहीं पता था कि आपने यह घर कैसे बनाया, आप माँ से कैसे मिले, आप किस तरह के आदमी हैं, और यह मेरी गलती है। मैंने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे। मेरी बेटी, खुद को दोष मत दो। हाँ, मैं खुद को दोष देती हूँ पापा, क्योंकि माँ के मरने के बाद हमसे करीब आने के बजाय हमने आपको दूर कर दिया। उनकी याद का सम्मान करने के बजाय, आपको अपने पास रखने के बजाय हमने आपको एक बोझ जैसा महसूस कराया। प्रिया ने अपनी हथेली से अपनी आंखें पोंछी। माँ ने मुझे बहुत डांटा होता अगर उन्होंने देखा होता कि मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। मैंने वो बर्तन छोड़ दिया जिसे मैं धो रहा था और अपनी बेटी को गले लगा लिया। यह 3 साल में पहली बार था जब हमने वास्तव में एक दूसरे को गले लगाया था। प्रिया, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और जानती थी कि तुम अच्छी हो। तुम सिर्फ कुछ समय के लिए रास्ता भटक गई थी। क्या आप मुझे माफ कर देंगे पापा? मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है मेरी बेटी।
जिस पल तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राहुल रसोई के दरवाजे पर दिखाई दिया। सब ठीक है यहां? सब कुछ एकदम सही है, मैंने उससे कहा। बस पिता और बेटी के बीच एक लंबित बातचीत। राहुल ने सिर हिलाया। रमेश अंकल, क्या हम कल बात कर सकते हैं? मैं आपको कुछ प्रस्तावित करना चाहता हूं। जरूर राहुल, ये किस बारे में है? ये एक आश्चर्य है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह पसंद आएगा। उस रात मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। मैं फिर से अपने परिवार का मुखिया महसूस कर रहा था, जैसे मेरे घर में मेरा स्थान बहाल हो गया था। न केवल उन तालों से जो मैंने बदले थे, बल्कि कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण, उन लोगों का सच्चा सम्मान जिनसे मैं प्यार करता था। रविवार की सुबह राहुल ने मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खटखटाकर मुझे जगाया। रमेश अंकल, क्या आप जाग गए हैं? हाँ राहुल, अंदर आओ। उसने दरवाज़ा खोला और 2 कप कॉफ़ी के साथ अंदर आया। मैं आपके लिए कॉफ़ी लाया हूं। क्या हम कल जिस बारे में मैंने आपको बताया था उस बारे में बात कर सकते हैं? मैं बिस्तर पर बैठ गया और कॉफ़ी का कप ले लिया। ये बिल्कुल वैसे ही तैयार की गई थी जैसे मुझे पसंद थी, कम चीनी और बिना दूध के। राहुल कमरे की एकमात्र कुर्सी पर बैठ गया, वही कुर्सी जहां मीना हर रात अपने बाल बनाने के लिए बैठती थी। रमेश अंकल, मैं इन दिनों बहुत सोच रहा हूं, राहुल ने शुरू किया। इस घर के बारे में, परिवार के बारे में, हर चीज़ के बारे में। आप क्या सोच रहे हैं कि इस घर को कुछ मरम्मत की ज़रूरत है? पेंट खराब हो गया है, कुछ खिड़कियां ठीक से बंद नहीं होती, गैरेज की छत टपकती है। ये सच था, घर को रखरखाव की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास अब इतनी ऊर्जा या पैसा नहीं था कि मैं बड़ी मरम्मत कर सकूं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मरम्मत में पैसे लगते हैं जो मेरे पास नहीं है। वही मैं मदद करना चाहता हूं, राहुल ने कहा। मेरे पास कुछ बचत है और मेरे पास औजार हैं, लेकिन मेरे पास अनुभव नहीं है। आपके पास अनुभव है। आप क्या प्रस्तावित करते हैं कि हम साथ काम करें, कि आप मुझे मरम्मत करना सिखाएं जबकि हम उन्हें करते हैं? यह ऐसा होगा मुझे नहीं पता, जैसे पिता और पुत्र का एक प्रोजेक्ट। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। राहुल, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम सब कुछ अकेले नहीं भर सकते। उसके बारे में चिंता मत करो। इसे घर के लिए मेरा योगदान समझो। आखिरकार ये मेरा भी घर है। प्रिया कमरे के दरवाजे पर दिखाई दी। क्या मैं बीच में आ सकती हूं? जरूर बेटी। राहुल मुझे घर की मरम्मत में मिलकर काम करने का प्रस्ताव दे रहा था। मुझे यह बिल्कुल सही लगता है, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। मैं भी शामिल होना चाहती हूं। राहुल हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें निर्माण कार्य की जानकारी है? मुझे निर्माण का ज्ञान नहीं, पर मैं सफाई, रंगाई और मजदूरों के लिए सैंडविच बनाने में माहिर हूं। उसी शाम हम तीनों रमेश के मित्र राहुल की हार्डवेयर की दुकान पर सामग्री खरीदने गए। राहुल ने आवश्यक चीजों की सूची बनाई थी। पेंट, ब्रश, खिड़कियों के लिए पुट्टी और छत की मरम्मत का सामान। दुकानदार ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। रमेश जी, घर का नवीनीकरण करवा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। राहुल मेरी मदद कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। घरों को अच्छी स्थिति में रखना महत्वपूर्ण है। जब राहुल भुगतान कर रहा था तो दुकानदार ने मुझसे धीरे से कहा, लगता है घर में चीजें बेहतर हो गई हैं, है ना? हाँ मित्र, कभी कभी पुरुषों को यह याद रखना पड़ता है कि वे कौन हैं। हमने उसी शाम बच्चों के कमरे से काम शुरू किया। राहुल ने जोर देकर कहा कि हमें यहीं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि दादा दादी को हमेशा अपने पोते पोतियों को लाड़ प्यार करना चाहिए। आर्यन और खुशी अपने कमरे के लिए नया रंग चुनने को लेकर उत्साहित थे। जब मैं और राहुल दीवारों को तैयार कर रहे थे तो बच्चे हमसे सब कुछ करने के तरीके के बारे में सवाल पूछ रहे थे। खुशी ने पूछा, दादाजी, पेंट करने से पहले रेत क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि पेंट चिकनी सतहों पर बेहतर चिपकता है राजकुमारी। यह ऐसा है जैसे तुम्हारी माँ अपने चेहरे पर क्रीम लगाती है, उसे पहले साफ होना चाहिए। राहुल मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था। रमेश जी, आपने यह सब कैसे सीखा? काम करके राहुल। 40 साल के निर्माण कार्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन गलतियां करने से भी, बहुत सारी गलतियां। आप मुझे उन गलतियों के बारे में भी सिखाएंगे? बेशक, गलतियां सबसे अच्छे गुरु होती हैं। हमने रात होने तक काम किया। प्रिया हमारे लिए कमरे में रात का खाना ले आई ताकि हमें रुकना ना पड़े। उसने कहा, आप एक सच्ची टीम लग रहे हैं। जब हम आधे रंगे हुए कमरे के फर्श पर बैठकर खा रहे थे, मैंने कहा, राहुल एक अच्छा छात्र है, और राहुल ने जवाब दिया, और रमेश जी एक अच्छे गुरु हैं। अगले कुछ दिनों में हमने एक दिनचर्या स्थापित कर ली। राहुल काम से आता, कपड़े बदलता और हम घर पर काम करने आते। मैं उसे दशकों में सीखी हुई तकनीकें सिखाता था। वह ऊर्जा और आधुनिक उपकरण लाता था जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। बुधवार को हम बैठक कक्ष की खिड़कियों की मरम्मत कर रहे थे,
जब राहुल ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। रमेश जी, प्रिया बचपन में कैसी थी? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं बेहतर ढंग से समझना चाहता हूं कि वह कहां से आई है। मैं समझना चाहता हूं कि वह ऐसी क्यों है। मैंने उसे प्रिया के बचपन की कहानियां सुनाई जब हम काम कर रहे थे, कि वह छोटी मोटी मरम्मत करते समय उपकरण उठाने में मेरी मदद कैसे करती थी, कि वह कील ठोकना सीखने के लिए कैसे जिद करती थी, कि जब मुझे किसी उपकरण से चोट लगती थी तो वह कैसे रोती थी, क्योंकि उसे अपनी बजाय मेरी ज्यादा चिंता रहती थी। मैंने एक खिड़की पर पुट्टी लगाते हुए कहा, वह हमेशा एक बहुत सुरक्षात्मक बच्ची थी। जब उसकी मां पहली बार बीमार पड़ी तो प्रिया लगभग 15 साल की थी। वह उनकी देखभाल करने में मेरा दाहिना हाथ बन गई। राहुल ने कहा, मुझे यह नहीं पता था। प्रिया ने मुझे अपने बचपन के बारे में ज्यादा नहीं बताया, शायद इसलिए कि उन यादों से उसे थोड़ा दर्द होता है। उसने अपनी मां की देखभाल करते हुए अपने बचपन का कुछ हिस्सा खो दिया, इसलिए कभी कभी वह हर बात में इतनी तीव्र होती है। उसने बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियों को उठाना सीख लिया था। राहुल ने सोचा हुआ सिर हिलाया। इससे बहुत सी बातें स्पष्ट होती हैं। शुक्रवार को हमने बैठक कक्ष को रंगना समाप्त किया। नया रंग, एक गर्म बेज जिसे प्रिया ने चुना था, पूरे घर को अलग, अधिक आरामदायक, अधिक घर जैसा दिखा रहा था। हम उपकरण इकट्ठा कर रहे थे जब राहुल ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे हैरान कर दिया। रमेश जी, ये इस घर में मेरे द्वारा बिताए गए सबसे अच्छे दिन रहे हैं। सच में? हाँ। पहले मुझे हमेशा यहां एक अजनबी जैसा महसूस होता था, जैसे मैं यहां का नहीं हूं। लेकिन आपके साथ काम करके, आपसे सीखकर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे आखिरकार इस परिवार में एक वास्तविक जगह मिल गई है। उसके शब्दों ने मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा छू लिया। राहुल, तुम्हारी जगह हमेशा यहां थी, तुम्हें बस उसे ढूंढने की जरूरत थी। नहीं रमेश जी, मुझे इसे कमाना था, और मुझे लगता है कि आप मुझे ऐसा करने में मदद कर रहे हैं। उस रात खाने के दौरान प्रिया ने मुझे और राहुल को अगले दिन की योजनाओं के बारे में बात करते देखा और इस तरह मुस्कुराई कि मुझे मीना की याद आ गई। उसने मुझसे कहा, पता है पिताजी, माँ इसे देखकर बहुत गर्व करती। क्या देखकर मेरी बेटी? यह देखकर कि आप इस परिवार को फिर से कैसे एकजुट कर रहे हैं। मैंने मेज के चारों ओर देखा। राहुल आर्यन से उन उपकरणों के बारे में बात कर रहा था जिनका हम शनिवार को उपयोग करने वाले थे। खुशी मुझे एक चित्र के बारे में बता रही थी जो उसने हमें काम करते हुए बनाया था। प्रिया एक सच्ची मुस्कान के साथ और खाना परोस रही थी। 3 साल में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मीना हमारे साथ ही है। शनिवार को हमने सबसे बड़े प्रोजेक्ट गैराज की छत की मरम्मत के साथ जल्दी शुरुआत की। राहुल अपने काम से एक ऊंची सीढ़ी उधार ले आया था और मैंने आवश्यक सभी सामग्री तैयार कर ली थी। नाश्ता करते समय मैंने उसे वह सब समझाया जो हम करने वाले थे। हर टाइल की जांच करना महत्वपूर्ण है राहुल। रिसाव लगभग कभी भी वहां नहीं होता जहां कोई सोचता है। पानी एक तरफ से रिसता है और दूसरी तरफ दिखाई देता है। हम कैसे जानते हैं कि समस्या वास्तव में कहां है? धैर्य के साथ मेरे बेटे, हर कदम की जांच करनी पड़ती है। जब हम उपकरण तैयार कर रहे थे तो प्रिया गैराज में निकली। क्या आप दोनों उस सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं? चिंता मत करो बेटी, राहुल चढ़ेगा, मैं नीचे रहकर निर्देशन करूंगा। पिताजी, ध्यान रखना, अब आपकी उम्र नहीं रही 20 साल, लेकिन मेरे पास 72 साल का अनुभव है, मैंने आंख मारकर कहा। हमने सुबह लगभग 9 बजे काम शुरू किया। राहुल सीढ़ी पर ऊपर नीचे होता रहा। मैं उसे बताता रहा कि क्या खोजना है, क्या जांचना है, एक टाइल खराब है या नहीं, यह कैसे जानना है। यह एक नृत्य की तरह था जिसे हमने हफ्ते भर में निखारा था। उसके पास ताकत थी, मेरे पास ज्ञान। रमेश जी, मुझे कुछ मिला, राहुल ऊपर से चिल्लाया। यहां लगभग 3 डीली टाइलें हैं, उन्हें सावधानी से नीचे उतारो। देखते हैं कि क्या उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या हमें नई खरीदनी होंगी। जब राहुल ऊपर काम कर रहा था, मैं नीचे औजार व्यवस्थित कर रहा था। यह एक अजीब लेकिन प्यारा एहसास था कि मैं फिर से अपने पारिवारिक घर पर काम कर रहा था। महसूस कर रहा था कि हम जो कुछ भी कर रहे थे वह इसे बेहतर बना रहा था। इन सभी सालों में मैंने खुद को न्यूनतम मरम्मत तक सीमित रखा था, क्योंकि मेरे पास कोई मदद नहीं थी और कोई भी घर को बनाए रखने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। लगभग 11 बजे आर्यन गैरेज में आया। दादाजी, क्या मैं मदद कर सकता हूं? हाँ बेटा, लेकिन सावधानी से, यह पुरुषों का काम है। जब मैंने यह कहा तो आर्यन गर्व से सीधा हो गया। मैं क्या कर सकता हूं? क्या तुम मुझे कीलों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हो? निर्माण में यह बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल एक पल आराम करने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरा और आर्यन को बहुत गंभीरता से कीलें व्यवस्थित करते देखा। रमेश जी, क्या आपका कोई नया शागिर्द है? इस बच्चे के हाथ काम के लिए अच्छे हैं, अपने दादाजी की तरह।
जब मैंने यह कहा तो आर्यन खुशी से मुस्कुराया। राहुल अंकल, आर्यन ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरे दादाजी ने यह पूरा घर खुद ही बनाया है? पूरा नहीं, मैंने सुधारा। मुझे कुछ दोस्तों की मदद मिली थी, लेकिन हाँ, मैंने ज्यादातर हिस्सा बनाया। यह अविश्वसनीय है, राहुल ने कहा। आपको कितना समय लगा? लगभग 2 साल। मैं दिन में दूसरी जगहों पर काम करता था और शाम को और सप्ताहांत में यहां आता था। थोड़ी देर बाद खुशी भी एक ट्रे में ताज़े पानी के गिलास लेकर आई जो प्रिया ने तैयार किए थे, श्रमिकों के लिए। उसने बहुत गंभीरता से घोषणा की। धन्यवाद राजकुमारी, मैंने कहा। श्रमिकों को हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है। जब हम पानी पी रहे थे, राहुल ने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जिससे मैं हैरान रह गया। रमेश जी, आपने मुझे पहले कभी घर बनाने के बारे में क्यों नहीं बताया? आपने कभी पूछा नहीं राहुल, और वैसे भी आपको कभी दिलचस्पी नहीं लगी। मैं नहीं जानता था कि कैसे पूछूं। मुझे लगा कि शायद आपको अतीत की बात करने से परेशानी होगी। राहुल, हमारी उम्र के पुरुषों को अपनी कहानियां सुनाना पसंद है। हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी यह जाने कि हमने क्या किया, हमने क्या सीखा। लेकिन तभी जब कोई सुनना चाहता हो। मैं सुनना चाहता हूं, राहुल ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सब कुछ बताएं। हमने शाम तक काम करना जारी रखा। राहुल सीढ़ी पर ऊपर नीचे जाने में बहुत अच्छा हो गया था और मैं फिर से उपयोगी महसूस कर रहा था। काम का निर्देशन कर रहा था, समस्याओं को सुलझा रहा था, तकनीक सिखा रहा था। बच्चे गैरेज में आते जाते रहते थे, सवाल पूछते थे, छोटे औजार लाते थे, खुद को टीम का हिस्सा महसूस करते थे। लगभग 3 बजे प्रिया सबके लिए सैंडविच लेकर आई। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा बेटी। राहुल, जल्दी सीखता है। और रमेश जी बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, राहुल ने जोड़ा। अब मैं समझता हूं कि यह घर इतने लंबे समय तक क्यों चला है। यह बहुत अच्छी तरह से बना है। हम आंगन में नीम के पेड़ की छाया में खाने के लिए बैठे थे, जिसे मैंने इतने साल पहले लगाया था। राहुल घर को अलग आंखों से देख रहा था। अब रमेश जी, क्या मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछ सकता हूं? जरूर। आपने इस खास जमीन पर घर बनाने का फैसला क्यों किया? मीना के लिए, मैंने बिना झिझके कहा। उसे यह जगह पसंद थी क्योंकि वह रसोई की खिड़की से सूर्यास्त देख सकती थी। वह कहती थी कि वह हर दिन सूरज को ढलते हुए देखकर रोटियां बनाना चाहती थी। यह सुनकर प्रिया मुस्कुराई। मुझे यह याद नहीं था पिताजी। तुम्हारी मां को अपने घर के बारे में बहुत स्पष्ट विचार थे कि वह कैसा चाहती थी और उसने उसे साकार होते देखा। रसोई से सूर्यास्त? राहुल ने पूछा। 30 साल तक, मैंने जवाब दिया। जितने दिन उसने उस रसोई में खाना बनाया, उसने सूर्यास्त देखा, अपने अंतिम दिनों तक। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। उसे बहुत याद आती होगी, हर दिन। लेकिन अब कम, जब मुझे लगता है कि घर फिर से जीवित हो गया है। हमने लगभग 5 बजे छत का काम पूरा कर लिया। राहुल आखिरी बार सीढ़ी से नीचे उतरा और हम दोनों ऊपर देखते रहे, अपने काम की समीक्षा करते रहे। क्या सोचते हैं रमेश जी, क्या यह ठीक हो गया? यह एकदम सही हो गया राहुल। अब और कोई टपकना नहीं होगा। उस रात के खाने के दौरान राहुल ने एक घोषणा की जिसने हम सभी को हैरान कर दिया। परिवार, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम सबने उसे ध्यान से देखा। इस हफ्ते रमेश जी के साथ काम करते हुए मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा। मैंने सीखा कि एक परिवार का हिस्सा होना सिर्फ एक ही घर में रहना नहीं है। यह योगदान देना है, यह सम्मान करना है, यह एक दूसरे से सीखना है। राहुल ने मेरी ओर देखा। रमेश जी, मुझे न केवल निर्माण के बारे में सिखाने के लिए धन्यवाद, बल्कि एक बेहतर पारिवारिक व्यक्ति कैसे बने, यह भी सिखाने के लिए। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से उपयोगी होने का अवसर दिया, मैंने जवाब दिया। प्रिया की आंखों में आंसू थे। मां यही चाहती होंगी, उसने धीरे से कहा। एक साथ काम करने वाला, एक दूसरे का सम्मान करने वाला एक एकजुट परिवार। आर्यन ने अपने दूध का गिलास उठाया। दादाजी और राहुल अंकल के लिए, परिवार के लिए। खुशी चिल्लाई। हम सब ने टोस्ट किया और 3 साल में पहली बार मुझे लगा कि मीना को इस बात पर गर्व होगा कि मैंने क्या हासिल किया था। मैंने न केवल अपने घर में सम्मान वापस पाया था, मैंने अपने परिवार को इस तरह से एकजुट करने में मदद की थी जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संभव होगा। 2 महीने हो गए थे जब मैंने ताले बदले थे और घर, मुझे सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। सिर्फ राहुल और मेरे के गए इंतजामों की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और गहरी बात थी। सम्मान वापस आ गया था और उसके साथ परिवार का सच्चा प्यार भी। उस रविवार की सुबह मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा, लेकिन इस बार उदासी से नहीं, बल्कि आदत से। मैं रसोई में गया और राहुल को पहले से ही जगा हुआ सबके लिए चाय बनाते हुए देखा। नमस्ते रमेश जी, उसने उस मुस्कान के साथ कहा जो अब सच्ची लगने लगी थी। नमस्ते राहुल, कैसी नींद आई?
बहुत अच्छी। और आपको? मैंने कहा, जैसे एक बच्चा सोता है। और ये सच था, मैं सालों में सबसे अच्छी नींद सो रहा था। रमेश जी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बताओ। राहुल ने 2 कप चाय परोसी और मेरे साथ मेज़ पर बैठ गया। प्रिया और मैंने घर के बारे में, भविष्य के बारे में, सब कुछ के बारे में बात की है और हम आपको कुछ प्रस्ताव देना चाहते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि इसका जवाब नहीं भी हो सकता है और हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। राहुल ने आगे बढ़ने से पहले चाय का एक घूंट लिया। हम मुख्य कमरे की मरम्मत कराना चाहते हैं और उसे आपको वापस देना चाहते हैं। मैं अवाक रह गया। राहुल, मेरी पूरी बात सुनिए कृपया। इन 2 महीनों ने मुझे इस घर के बारे में, आपके लिए इसके मायने के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। वह कमरा वही है जहां आपने अपनी पत्नी के साथ 25 साल बिताए, जहां आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यादें बनी। हम कहीं भी सो सकते हैं, लेकिन वह कमरा आपका है। प्रिया रसोई के दरवाजे पर नाइट गाउन में, नींद से बिखरे बालों के साथ दिखाई दी। क्या तुमने उन्हें बता दिया? उसने राहुल से पूछा। मैं उन्हें प्रस्ताव समझा रहा था। प्रिया पास आई और मेरे माथे पर एक चुंबन दिया। पिताजी, हम चाहते हैं कि आप अपने कमरे में वापस आ जाएं। वह कमरा जहां आप मां के साथ खुश थे, लेकिन आप लोगों को जगह चाहिए। पिताजी, प्रिया ने मुझे रोका। राहुल और मैं पीछे के कमरे में सो सकते हैं। वह छोटा है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। आप अपनी जगह पर रहने के लायक हैं। राहुल ने सिर हिलाया। इसके अलावा हम उस कमरे की भी मरम्मत कराना चाहते हैं। उसे आपके लिए खास बनाना चाहते हैं, जैसे मीना जी के साथ आपकी शादी को श्रद्धांजलि हो। आंसू मेरे आंखों से बहने लगे इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता। आप नहीं जानते कि इसका मेरे लिए क्या मतलब है। हाँ, हम जानते हैं पिताजी, प्रिया ने मेरे पास बैठते हुए कहा। इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं। बच्चे उसी समय नीचे आए, जैसे वे हमेशा रविवार को करते थे, नाश्ते के लिए भागते हुए। दादाजी, खुशी ने मुझे गले लगाते हुए चिल्लाया, आप क्यों रो रहे हैं? ये खुशी के आंसू हैं राजकुमारी। तुम्हारी माँ और राहुल ने मुझे अभी अभी सबसे अच्छी खबर दी है। क्या खबर? आर्यन ने पूछा। कि मैं उस कमरे में वापस जा रहा हूं जहां मैं तुम्हारी दादी के साथ सोता था। दोनों बच्चे मेरी तरह ही उत्साहित हुए। कितना अच्छा दादाजी, क्या आप ज्यादा आरामदायक होंगे? हाँ बेटे, मैं वहीं रहूंगा जहां मैं हूं। उसी शाम हमने मुख्य कमरे की मरम्मत की योजना बनानी शुरू कर दी। राहुल को कुछ सजावट की पत्रिकाएं मिली थीं और प्रिया के पास रंगों और फर्नीचर के बारे में विचार थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे तब खुशी हुई जब आर्यन ने कुछ अप्रत्याशित सुझाव दिया। दादाजी, क्या हम आपकी और दादी की एक बड़ी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं? क्या तुम्हें वह पसंद आएगा बेटे? हाँ, ताकि दादी हर रात आपके साथ रहें। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। मुझे यह बिल्कुल सही लगता है, राहुल ने कहा। क्या आपके पास कोई खास तस्वीर है जिसका आप उपयोग करना चाहेंगे? मैं अपने छोटे कमरे में गया और दराज से मीना और मेरी शादी के दिन की तस्वीर निकाली, वही जिसे मैं इन सभी मुश्किल महीनों से देख रहा था। यह वाली, मैंने वापस आकर कहा। यह है तस्वीर। प्रिया ने तस्वीर ली और उसे प्यार से देखा। आप दोनों इतने युवा, इतने खुश हैं। हम खुश थे बेटी, बहुत खुश थे। और आप उस कमरे में फिर से खुश होंगे, राहुल ने कहा। मैं वादा करता हूं। अगले कुछ हफ्तों तक पूरे परिवार ने कमरे के प्रोजेक्ट पर काम किया। राहुल और मैंने भारी काम की। प्रिया ने रंग और सजावट चुनी। बच्चों ने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में मदद की। यह ऐसा था जैसे हर हथौड़े की चोट, हर ब्रश का स्ट्रोक, हर विवरण एक क्षमा याचना और एक वादा एक साथ था। जिस दिन हमने काम खत्म किया, प्रिया ने एक सरप्राइज तैयार किया था। उसने मीना और मेरी तस्वीर को एक बड़े और सुरुचिपूर्ण फ्रेम में बनवाकर कमरे की मुख्य दीवार पर टांग दिया था। जब मैंने दरवाजा खोला और उसे वहां देखा, इतनी बड़ी, इतनी मौजूद, तो मुझे लगा जैसे मीना घर वापस आ गई हो। क्या आपको पसंद आया रमेश जी? राहुल ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। यह एकदम सही है, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मीना आप सभी पर बहुत गर्व करती। उस रात 3 साल में पहली बार मैं अपने कमरे में सोया, उसी बिस्तर पर जहां मैं 25 साल तक मीना के साथ सोया था, हमारी शादी की तस्वीर की प्यार भरी नजर के नीचे, यह महसूस करते हुए कि मैंने आखिरकार न केवल घर में अपनी जगह बल्कि परिवार में अपनी जगह भी वापस पा ली थी। सोने से पहले मैंने तस्वीर की ओर देखा और मीना से फुसफुसाया, हमने कर दिखाया मेरे प्यार, हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। अगली सुबह मैं नाश्ते के लिए नीचे गया और देखा कि पूरा परिवार एक और सरप्राइज के साथ मेरा इंतजार कर रहा था। प्रिया ने मेरा पसंदीदा नाश्ता बनाया था। राहुल ने वह संगीत लगाया था जो मुझे पसंद था और बच्चों के पास मेरे लिए लिखे गए पत्र थे। दादाजी, आर्यन ने अपना पत्र पढ़ते हुए कहा,
हमें यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि दादा दादी बेकार बूढ़े नहीं होते, वे परिवार के राजा होते हैं। खुशी ने उसके बाद अपना पढ़ा। दुनिया के सबसे अच्छे दादाजी होने के लिए धन्यवाद और सबसे सुंदर घर होने के लिए भी। राहुल उठा और उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। रमेश अंकल, मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि एक सच्चा पारिवारिक पुरुष होने का क्या अर्थ है। प्रिया ने मुझे कसकर गले लगा लिया। पिताजी, हम पर हार न मानने के लिए, आपके हकदार सम्मान के लिए लड़ने के लिए धन्यवाद। और वहां अपनी मेज पर, अपने घर में, अपने परिवार से घिरा हुआ, जो आखिरकार मुझे उस तरह सम्मान और प्यार कर रहा था जैसा मैं हकदार था, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। कभी कभी एक पुरुष को दूसरों को याद दिलाना पड़ता है कि वह कौन है। चीखों या हिंसा से नहीं, बल्कि गरिमा से, दृढ़ता से और प्यार से। क्योंकि दिन के अंत में सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है। और एक पुरुष का उसके परिवार में स्थान मुफ्त में नहीं मिलता, उसे हर दिन उन कार्यों से जीतना पड़ता है जो दिखाते हैं कि वह वास्तव में कौन है। और इसीलिए मेरे बेटे, मैं तुमसे कहता हूं, कभी भी फिर से शुरुआत करने में देर नहीं होती। अपनी गरिमा वापस पाने में कभी देर नहीं होती। अब तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और हां, मुझे यह भी बताओ कि तुम इस विशाल दुनिया में मुझे कहां से सुन रहे हो।